हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय फल क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका जैक फ्रूट यानी कटहल है। तो कटहल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका कटहल है ना, ये आपका श्रीलंका देश का भी जो है राष्ट्रीय फल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है ना, ये आपका वाटर लिली यानी निम्फिया नौचली है, और इसे बंगाली में जो है ये आपका सापला भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत और पाकिस्तान देश का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका आम है। इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी अगर देश की बात कर ले तो देखिए, चीन देश का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका कीवी फ्रूट है। नेपाल का राष्ट्रीय फल की बात कर ले तो ये जो आपका जंगली हिमालयन चेरी है। मालदीव का अगर राष्ट्रीय फल की बात कर ले तो देखिए, मालदीव का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका नारियल है। अफगानिस्तान का अगर राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो देखिए, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका अनार है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है ना, ये सबसे कम है। जहां पे ऑप्शन में आपका पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जो वो दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के सूचीबद्ध पड़ोसी देशों में भूटान में जो है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में जो है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो भूटान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका सबसे कम के बारे में। अगर सबसे अधिक की बात कर ले तो देखिए, सबसे अधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है ना भारत के पड़ोसी देश में, ये आपका बांग्लादेश का है। और 2024 में बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 1333 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो है कुल 9 देश जो है आपकी सीमा साझा करते हैं। इसमें जो 7 देश है ना, ये आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि जो 2 देश है ना, ये आपके समुद्री सीमा साझा जो वो करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं जो कि आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये जो आपका अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान भारत के साथ जो है 106 किलोमीटर की बाउंड्री जो है ये आपका शेयर करता है। वहीं अगर इसके अलावा बांग्लादेश जो है आपका जो है 7 स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा भूटान भी स्थलीय सीमा साझा करता है। चीन भी जो है ये आपके भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। म्यांमार देश करता है। इसके अलावा नेपाल देश करता है। पाकिस्तान देश, ये 7 देश जो है ना, ये आपके भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा जो वो करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 2 देश कौन से हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका श्रीलंका और मालदीव देश है ना, ये आपका जलीय यानी समुद्री सीमा वाला जो वो 2 देश है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, इससे पहले आपका पूछा गया था कि ये जो आपका दिवेही है ना, ये किस देश की जो है आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, दिवेही की बात कर रहे हो तो ये आपका मालदीव देश की जो है आधिकारिक भाषा है। और मालदीव की जो राजधानी है ना, ये आपका माले है। और यहाँ का जो रुपया ये आपका रूफिया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेपाली का तो आपका जो नेपाली भाषा ये आपका नेपाल देश का है। बांग्लादेश का जो आपका बंगाली भाषा है, और यहाँ पे जो आपका टका चलता है। और यहाँ की जो राजधानी है ये आपका ढाका है। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात कर ले तो यहाँ की जो राजधानी है ये आपका काबुल है। और यहाँ पर जो आपका कौन सी भाषा चलती है, तो ये आपका दारी और पाश्तो जो है ये आपका अफगानिस्तान की जो है आधिकारिक भाषा है। और यहाँ पर जो आपका कौन सी रुपया चलता है, तो ये आपका अफगानी चलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला जो है देश कौन सा है। तो देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है ना, ये आपका बांग्लादेश करता है। और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये आपका 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो वो साझा करता है। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो देश है ना, ये आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान मात्र जो है ये आपका 106 किलोमीटर की सीमा जो वो साझा करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये जो आपका किस अनुच्छेद में जो वो कहा गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 48A में जो है आपके राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह आपका अनुच्छेद 48A में जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 48A आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 48A है ना, इसे आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो है DPSP में इस अनुच्छेद को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुखबीर सिंह संधू को वर्ष 2024 में जो है किसका कार्यभार जो वो सौंपा गया है? तो देखिए सुखबीर सिंह संधू को वर्ष 2024 में जो है ये आपके इलेक्शन कमिश्नर यानी आपका जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है इन्हें जो वो सौंपा गया था। तो नए चुनाव आयुक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 1/6 हिस्सा जो है ये किसके द्वारा जो वो नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा जो है ना, ये आपके गवर्नर के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा जो वो नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राज्य विधान परिषद की जो है न्यूनतम सदस्य संख्या जो ये कितनी होनी चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है ना, ये उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो संख्या है ना, ये 40 से कम भी जो वो नहीं हो सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के कितने राज्य में जो है वर्तमान में आपके जो है विधान परिषद है? तो देखिए फिलहाल भारत के 6 राज्य में जो है आपके विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड आपका बिहार, थर्ड आपका कर्नाटक, फोर्थ आपका महाराष्ट्र, फिफ्थ आपका तेलंगाना और सिक्स्थ आपका उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में जो है ना आपके विधान परिषद है। और इन राज्यों में जो है ये आपका द्विसदनीय विधान मंडल है, यानी विधान परिषद जो है ये आपके राज्य विधान मंडल का जो है ये आपका ऊपरी सदन होता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि विधान परिषद को राज्य विधान मंडल का जो है क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऊपरी सदन जो वो कहा जाता है। और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है ना, ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा विधान परिषद से जुड़ी कुछ और बातों को जान ले तो देखिए विधान परिषद जो होता है ना, एक आपका स्थायी सदन होता है और राज्यपाल जो है इसे भंग जो वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है ना, ये 6 वर्षों के लिए जो वो रहता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि आपका जो है इनका जो 9 जनवरी 2024 को जो है 55 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया था, इसलिए ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए उस्ताद राशिद खान जो है ना, ये आपके हिंदुस्तान गायन के रामपुर सहसावन घराने से संबंधित है। तो रामपुर सहसावन घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उस्ताद राशिद खान के पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2022 में जो है इन्हें कला के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राशिद खान को जो है बंगाल का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, जिसे बंगा विभूषण कहा जाता है, और इस पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि ये जो आपका बंगा विभूषण जो पुरस्कार है ना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो आपका बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 103 कम्स इन विच पीरियड ऑफ द लॉरेंसियम पीरियोडिक टेबल, यानी परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व लॉरेंसियम जो है आवर्त सारणी के किस आवर्त यानी किस पीरियड में आता है? तो देखिए आवर्त सारणी के 103 जो परमाणु एटॉमिक नंबर जो है ना, ये किसका है? तो ये आपका लॉरेंसियम तत्व का है। और ये जो आपका किस आवर्त यानी किस पीरियड में आता है? तो ये आपके 7वें आवर्त में आता है, यानी 7वें पीरियड में आता है। तो 7वां पीरियड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लॉरेंसियम है ना, ये आपका एक्टिनाइट श्रृंखला का जो है ये 14वां सदस्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले लॉरेंसियम का जो है आपका सिंबल क्या होता है? तो ये आपका LR होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो आपका किस कारण से हुई थी? हालांकि प्रश्न आपका ये था कि ये जो आपका 1906 में किस घटना के बाद जो है
मुस्लिम लीग की स्थापना जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपके मुस्लिमों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो किया गया था। और इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो है आपके बहुत सारे कारण थे। और वो कारण कौन कौन सा है, तो देखिए ज़्यादातर हिंदुओं से बने देश में मुस्लिमों के हितों का प्रतिनिधित्व जो है वो किया गया था, इसलिए भी इसकी स्थापना जो वो किया गया था। ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुस्लिमों में राज्य भक्ति बढ़ाना, इसके अलावा हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती राजनीतिक और सांस्कृतिक दूरी को दूर करना भी था, और मुस्लिम की सत्ता की इच्छा को जो वो भी करना था। इसके अलावा मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपके 30 दिसंबर 1906 को जो है ये आपका ढाका में किया गया था। और इसकी स्थापना जो है ना, ये आपके आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों के एक सभा के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और वासराय उस समय कौन थे, तो मिंटो ने जो है इस सभा का प्रोत्साहित जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग के जो है प्रमुख नेता कौन रहे थे। तो देखिए मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता में मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अलावा ये जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, ये आपके कांग्रेस के सदस्य भी जो वो रहे थे। तो 1906 में किस घटना के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो आपको पता है कि 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के आपका जो है सांप्रदायिक विभाजन को जो वो जन्म दिया था, इसलिए आपका मुस्लिम लीग की स्थापना जो वो किया गया था। तो बंगाल विभाजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि साल 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए वर्ष 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से जो है ये आपके प्रसिद्ध गायक नेवेली, इसके अलावा आर संथान गोपालन को जो है ये आपका जो वो सम्मानित किया गया था। तो नेवेली आर संथान गोपालन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो बोलते हैं ना कि जीके जीएस इजी है, तो आप बताओ कि अभी क्या आपका चल रहा है। और 2020 का आपका प्रश्न पूछ रहा है, ये टीसीएस जो है कहीं से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर्स के नाम पे 2024 या 2025 का पूछेगा या 2026 का पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीसीएस 2018 का भी करंट अफेयर्स पूछ देता है, 2020 का भी पूछ देता है। तो आप करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी मत पढ़ना कभी भी टीसीएस का। हाँ, हालांकि जो आपका टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है आप उसे जो वो जरूर पढ़ लेना। अब यही प्रश्न जो है कितने बच्चे कर पाएंगे, 4 से 5% ही बच्चे जो है इस प्रश्न को कर पाएंगे। वहीं अगर 2021 की बात कर ले तो देखिए साल 2021 में मृदंगम वादक आपके तिरुवर बलकोवलसम को ये पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक लालगुड़ी जी.आर. कृष्णन और उनकी बहन जे.जे.आर. विजय लक्ष्मी को जो है इस पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रख्यात कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा को भी जो है संगीत कलानिधि के उपाधि से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और देखिए इसी से मिलता जुलता आपका एक नाम है जो कि एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया हूँ। ये जो आपका कलामामनी जो पुरस्कार है ना, ये किस राज्य का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देखिए ये जो आपका कलामामनी जो आपका पुरस्कार है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, इसके अलावा वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन और उत्खनन जैसी जो गतिविधियां होती है ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में जो वो आता है। तो ऑप्शन में शायद आपका मछली दिया गया था, तो मछली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों का जो है सीधे आपका उपयोग करके जो वो किया जाता है। वहीं अगर बात कर ले द्वितीय क्षेत्र में आपका कौन कौन आ जाता है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका विनिर्माण, इसके अलावा विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, ऊर्जा और उपयोगिताएं और औद्योगिक डिजाइन, ये सब जो है ना औद्योगिक डिजाइन, ये सभी जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में जो वो शामिल होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को ही जो है ये आपका माध्यमिक क्षेत्र भी जो वो कहा जाता है। वहीं अगर टर्शियरी सेक्टर की बात कर ले यानी तृतीय क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें आपका जो है वाणिज्य आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है, व्यापार आ जाता है। इसके अलावा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य जैसी जो गतिविधियां है ना, ये आपके टर्शियरी सेक्टर में जो वो शामिल होते हैं। और देखिए तृतीय क्षेत्र को ही जो है ये आपका सेवा क्षेत्र भी जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी वस्तुओं का निर्माण अर्थव्यवस्था के जो है ये किस क्षेत्र में जो वो किया जाता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वस्तुओं का जो निर्माण है ना, ये आपके अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में जो वो किया जाता है। और इस क्षेत्र में कच्चे माल का जो है
प्रोसेसिंग करके जो वो तैयार माल जो वो बनाया जाता है, और इसी सेकेंडरी सेक्टर को जो है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र भी जो वो कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन कथकली नृत्य से जो है संबंधित नहीं है। तो देखिए कथकली नृत्य से संबंधित अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पंकज चरणदास, सुनंदा नायर, इसके अलावा गोपीनाथ, टी चंदू पनिकर, टी रामननी नायर, इसके अलावा चेंगुनूर रमन पिल्लय, कलामंडलम गोपी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथकली नृत्य से है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था ना वो आपका केलुचरण महापात्रा जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके केलुचरण महापात्रा है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है, और केलुचरण महापात्रा ने जो है 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को जो ये पुनर्जीवित करने का जो है इन्हें श्रेय जो वो दिया जाता है। इसके अलावा केलुचरण महापात्रा ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले जो है ये पहले व्यक्ति भी थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो केलुचरण महापात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर केलुचरण महापात्र के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1966 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1974 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1988 में जो इन्हें पद्म भूषण से, 1991 में जो इन्हें संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से, और वर्ष 2000 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो कालिदास सम्मान है ये आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है, और इस पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी का जो है 146वीं जयंती जो वो मनाया गया है। तो देखिए 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के जो है ये आपके पेरियार ईवी रामासामी थे ना, इनका जो है जो कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी थे, तो इन्हीं का जो 146वीं जयंती जो वो मनाया गया है। तो पेरियार ईवी रामासामी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की जयंती पर तमिलनाडु सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को जो है ये सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार को जयंती को जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला जो वो किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हेन साइट्रस फ्रूट्स आर पिल्ड द प्राइमरी एसिड रिलीज इज, यानी जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो आपका कौन सा प्राथमिक एसिड जो वो निकलता है। तो देखिए जब खट्टे फलों को छीला जाता है ना तो ये जो आपका साइट्रिक एसिड जो है वो निकलता है, यानी साइट्रिक जो है वो निकलता है। तो साइट्रिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नींबू, संतरे या फिर अन्य जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें आपका साइट्रिक अम्ल ही जो वो पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का जो है मैस्कॉट यानी शुभंकर जो है ना ये क्या रहा था। तो देखिए FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की बात कर ले तो ये जो आपका 15वां संस्करण रहा था, और इसमें आपका जो फाइनल मैच है ये किनके मध्य खेला गया था। तो देखिए ये जो आपका फाइनल मैच है ना ये आपका भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था, और ये जो आपका जर्मनी और बेल्जियम के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को हराकर ये जो आपका विश्व कप जो वो जीता था, यानी विजेता जो रहा था ये आपका जर्मनी देश रहा था, और उप विजेता जो है ना ये आपका बेल्जियम देश रहा था। तीसरे स्थान पे जो ये आपका नीदरलैंड देश रहा था, और भारत का स्थान जो ये आपका 9वें पायदान पे रहा था। और कौन से स्टेडियम में हुआ था तो ये आपका भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगर वही बात कर ले कि आपका जो है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो ये आपके जर्मनी की निकलास वेलेन को जो वो दिया गया था। अब क्वेश्चन की अगर मैं बढ़ लूँ तो देखिए ये जो आपका 2023 का जो शुभंकर रहा था ना ये आपका ओली रहा था। ओली मतलब कि नीली जर्सी और टोपी पहने ओलिव रिडले समुद्री कछुआ जो है ये आपका शुभंकर रहा था। तो ओली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2023 का आपका आधिकारिक भागीदारी जो ये किसका रहा था, तो ये आपका टाटा स्टील और रुंगटा सन्स का रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर FIH की बात कर ले तो देखिए FIH का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1924 में जो वो किया गया था। और FIH का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुड फ्राइडे
किस धर्म का जो है प्रमुख त्यौहार है? तो देखिए गुड फ्राइडे की बात कर ले तो ये जो आपका ईसाई धर्म का जो है प्रमुख त्यौहार है और इसे शोक दिवस के रूप में भी जो वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है ना ईसाई धर्म के लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जो है ये याद करते हैं। और गुड फ्राइडे को ही जो है ये आपका होली फ्राइडे या फिर ब्लैक फ्राइडे या फिर ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ईसाई धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केडी जाधव, जिनका पूरा नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव, ये जो आपके किस खेल से जो वो जुड़े हुए हैं? तो देखिए खसाबा दादा साहेब जाधव की बात कर ले तो ये जो आपके कुश्ती खेल से जो वो जुड़े हुए हैं, तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खसाबा दादा साहेब जो जाधव है ना, ये स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में आपके पदक जीतने वाले जो है ये प्रथम भारतीय भी हैं। और इन्होंने जो है किस ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से पदक जीता था? तो देखिए 1952 में जो आपका हेलसिंकी जो ओलंपिक हुआ था ना, हेलसिंकी ओलंपिक, उसमें जो है इन्होंने जो है कांस्य से पदक जीतकर जो है ये जो है पहले भारतीय जो वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुश्ती से जुड़े अगर टर्म की बात कर ले तो देखिए फ्री स्टाइल, इसके अलावा हेल नेल्सन, इसके अलावा पॉइंट और ह्यू, ये सभी जो शब्द होते हैं ना ये आपके कुश्ती से जुड़े शब्द हैं। और कुश्ती से जुड़े अगर प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर ले भारत में तो ये आपके साक्षी मलिक आ जाती है, सुशील कुमार सोलंकी आ जाते हैं, इसके अलावा उदय चंद आ जाते हैं, जतेंद्र चंद गोहू आ जाते हैं, इसके अलावा केडी जाधव आ जाते हैं और योगेश्वर दत्त। इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके कुश्ती से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब समाप्त हुआ था? तो देखिए भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ना ये आपका 1985 से 1990 तक रहा था और ये जो आपका 1990 में जो है ये आपका समाप्त हो गया था। तो वर्ष 1990 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो नेतृत्व है ना ये आपके कांग्रेस पार्टी ने किया था और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये आपके राजीव गांधी थे। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य रहा था ना ये सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर को जो वो पैदा करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मगध के शासक बिंबिसार का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए मगध के शासक बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी था ना ये अजात शत्रु था। तो अजात शत्रु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बिंबिसार जो है ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये आपका 544 ईसा पूर्व में जो वो बैठा था और इसके द्वारा ही जो है यानी बिंबिसार के द्वारा ही जो है राजगिरी का निर्माण कर जो है उसे अपनी राजधानी भी जो वो बनाया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिंबिसार की जो हत्या है ना ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बिंबिसार की जो हत्या है ना ये उसके पुत्र अजात शत्रु के द्वारा ही जो इसका जो हत्या है ना वो किया गया था और मगध के उत्थान के लिए जो है बिंबिसार ही जो है ये आपका उत्तरदायी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए और आपका जो 20वां जीके का क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अस्पष्ट रूप से मिला था। तो देखिए आपका जो 20वां क्वेश्चन था आपका जीके जीएस में, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जल परिसंचरण से जो है भरने वाला प्रश्न जो आपको देखने को मिला था। तो देखिए जल परिसंचरण से आपका क्या जो है भरने वाला प्रश्न मिला था? तो ये जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और ऐसा यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल नहीं जो आपको 20 जीके जीएस के प्रश्न करवा दे और बिल्कुल एक्यूरेट करवा दे। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई 20 जीके जीएस को क्वेश्चन करा दे मेरे अलावा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल 100% रियल और क्वेश्चन लाऊंगा और जितने भी YouTube चैनल आप देखते हो ना उससे ज्यादा मैं आपको प्रश्न ला कर दूंगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लाने में जो है बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि आप वीडियो को जो वो लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए जो है पैसे आपसे कभी नहीं मांगता हूँ। जो भी कराता हूँ आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। तो आपके लिए मैं हित के बारे में सोचता हूँ। तो आप भी कभी भला सोचिए मेरे बारे में और चैनल को जो है जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जहाँ पर पैसे लगते हैं तो आप वहाँ चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन आपको जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो वहाँ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपके लिए मैं सोचूं और आप नहीं सोचते तो ये बुरा लगता है फिर। तो जितना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।